हिंदी साहित्यिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की जानी मानी और प्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह की लिखी हुई कहानी वंदेई। गांव की ज़मीन से जुड़ी डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह की कहानियाँ आधुनिक उपभोक्ता संस्कृति के पीछे भागते हुए अशांत मन को विश्राम देने का आमंत्रण देती हैं। तो शुरू करें उनकी कहानी वंदेई। दुबली छरहरी देह, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आँखें, पतले गुलाबी होंठों वाली बंदेई गौरैया सी फुर्र फुर्र पूरे गांव में उड़ा करती थी। उसकी लंगड़ी माई और बुढ़िया नानी उसकी चंचलता से परेशान थीं। वो कब किसके खेत में मटर फली तोड़ने पहुंच जाएगी, किसके खेत से गन्ना तोड़ कर लाएगी, उन्हें कुछ पता न लग पाता। पता तब चलता जब उल्हाना आता। उसकी लंगड़ी माई कहती, राम राम, ये तो कुंवर कन्हैया हो गई है, हमको जसोदा मैया की तरह रोज उल्हाना सुनना पड़ता है। बंदेई किसी की फुलवारी में फूल खिला देखती या जंगली झाड़ियों में सब पर अपना समान अधिकार समझती। घर लौटती तो फूल उसके कानों पर, बालों में, नथनों में, हाथों में, जेबों में ठोसे रहते और देह में कांटों के चुभने से खून छलछलाया रहता। उसकी नानी ने एक दिन उसे फूल परी की कहानी सुनाई थी। तब से वो फूल परी बनने का अवसर ढूंढती रहती थी। बंदेई स्वयं भी तो जंगल का फूल थी। एक दिन ढोर चराते लड़कों ने देखा कि जंगल में दो कुत्ते किसी पड़ी हुई वस्तु के पास चौकन्ने से बैठे हैं। लड़के निकट पहुंचे तो कुत्ते भौंकने लगे, पर परिचित लड़कों को देखकर शांत हो गए। चरवाहों ने देखा वो कोई वस्तु नहीं है, बल्कि कपड़े में लिपटा एक मानव शिशु आंखें मूंदे धरती पर पड़ा है। ये जीवित है कि मरा, ये जानने के लिए एक ने उसकी उंगली छुई तो शिशु कुनमुनाया। दो लड़के वहां रुक गए, दो दौड़कर गांव आए। गांव के सरपंच ने थाने में खबर की और कुछ लोग लड़कों के साथ वहां पहुंचे। सबके आने पर दोनों कुत्ते वहां से हट गए। लोग आश्चर्य कर रहे थे कि भगवान ने इन कुत्तों को इस शिशु की रक्षा के लिए भेजा था, वरना कोई जानवर ही खा जाता। धन्य हो प्रभु, मारने वाले से बचाने वाले के हाथ बड़े हैं, लोग बातें कर रहे थे। सिपाही ने शिशु को हाथों में उठा लिया। शिशु कन्या थी, उसके गले में रस्सी कसे जाने का निशान था। लगता है अभागिन माँ के हाथ बेटी की गर्दन कसते हुए कांप गए थे। भीड़ में से एक आवाज़ आई, अरे भैया, लड़की है तभी बच गई, लड़का होता तो न बचता। लड़कियां अमृत की घरिया पी कर आती हैं। सिपाही नवजात शिशु को लेकर थाने जा रहा था। बीच में हमारा गांव पड़ता था, पीछे से दर्शकों की भीड़ थी। सिपाही ने पूछा, कोई इस बच्ची को लेना चाहे तो हम पंचनामा करा देंगे। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक सेठ जी के संतान नहीं थी। सेठाएं रोज देवी देवता को पूछती थीं, पर अभी कोई फल नहीं मिला था। भीड़ में से किसी ने कहा, लाला जी, शायद भगवान ने सेठाइन की प्रार्थना सुन ली है और उन्हीं के लिए इसे भेज दिया है। लाला चुप रहे। सेठाइन भी घूंघट काढ़े उधर से झांक रही थीं, धीरे से सरक गईं। लड़का होता तो ले भी लेती, लड़की को लेकर क्या करेंगे। वो अपने बगल की स्त्री को फुसफुसा कर लाला जी को सुनाकर चल दी। सिपाही शिशु को लेकर चलने लगा। तभी गांव की एक अनाथ वृद्धा स्त्री दौड़ती हुई आई। उसके पीछे उसकी जवान लंगड़ी बेटी भी पैर घसीटते आ रही थी। वृद्धा ने कहा, सिपाही जी, इसे मेरी बेटी को दे दीजिए, हम इसे पाल पोस कर बड़ा कर लेंगी। सिपाही ने पंचनामा कराकर शिशु को उसको सौंप दिया। बूढ़ी बनियाइन और लंगड़ी बनियाइन के नाम से जानी जाने वाली उन दोनों स्त्रियों के सूखे मन में ममता के फूल लहला उठे। उस दिन उनके आंगन में ढोलक गमक उठी थी। माँ बेटी कई दिनों तक सोहर गाती गवाती रहीं। नटिन और ब्राह्मणियों को सोहर गवाई का नेग अपनी जोड़ गांठ कर रखी टूटी फूटी संपत्ति से देते हुए हर्ष विभोर हो उठी थीं। लंगड़ी बनियाइन ने बेटी को चूमकर कहा था, इसे देकर वनदेवी ने हमारी झोली भरी है, हम इसका नाम वंदेई रखेंगे। वंदेई के लिए बकरी पाली गई। इसका दूध पीकर और नानी माँ की ममता से नहाकर वो जंगल का फूल खिलता गया। वंदेई सबकी जबान पर वनदेवी बन गई। वो गांव के स्कूल से कस्बे के स्कूल गई। माँ बेटी रात दिन परिश्रम करके उसके भविष्य को संवारने में लगी थी। पहले उसकी जो दुकान बंद हो गई थी, वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगी। वे मानती थीं कि ये बंदेई के चरणों का ही प्रताप है। उन्होंने अपना डहता घर फिर से नया बना लिया। बड़े सुख से सपने देखते दिन बीत रहे थे। वंदेई के विवाह के लिए दोनों संपत्ति जुटाने में लगी थीं। उनके यहाँ कोई पुरुष तो था नहीं, वर की तलाश भी उन्हें ही करनी थी। माँ बेटी को ईश्वर पर भरोसा था।
जैसे वंदेई आई वैसे ही भगवान उसके लिए वर भी भेजेंगे। पर वंदेई के जन्म की कथा बहुचर्चित बहुश्रुत थी। उसकी माँ नानी ने जिन वैश्य परिवारों में चर्चा चलाई भी, उन लोगों ने साफ साफ कह दिया, देखो जी, आपकी अपनी लड़की होती तो हाँ करने में आपकी गरीबी आड़े ना आती। हम इधर उधर दोनों तरफ का खर्चा उठाकर धूमधाम से शादी कर देते। लेकिन आप बिरादरी की बात जानती हैं, बाप दादों के कुल में कहीं अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि लोगों को अंगुली उठानी पड़े। जानबूझकर तो मक्खी नहीं निगली जाती। वंदेई जब 17 साल की हो गई तो उसके कानों में भी ये खबरें पड़ने लगीं। उसकी माँ नानी जाने क्या गुपचुप बातें करती और उसे देखकर चुप हो जाती। इसे सुनकर उसे उलझन होने लगी। फिर उसे लगने लगा कि जैसे उनकी आंखों में अब ममता के स्थान पर चिंता और अनिश्चय के भाव भर गए हैं। एक दिन जब वो झुंझला उठी तब उसकी माई और नानी जाने लगी और उससे बोली कि हम शाम तक आएंगी, तुम घर पर ही रहना, कहीं जाना नहीं। वंदेई ने पूछ लिया, कहाँ जा रही हैं आप दोनों? नानी तुनक गई, कितनी बार कहा है कहीं जाते समय टोका मत करो, पर ये लड़की मानती ही नहीं। अब वंदेई भी बोल उठी, आप दोनों को मैं साफ कह दे रही हूँ, मुझे विवाह शादी नहीं करनी है, बेकार की भाग दौड़ ना करो। उसकी माँ दुखी होकर बोली, देखो इसके लक्षण, ये शादी ही नहीं करेगी। शादी नहीं करेगी तो हम दोनों के बाद किसके सहारे रहेगी, ये तो सोच। हम दोनों कितने दिन रहेंगी? जिंदगी का कोई ठिकाना है क्या? वंदेई ने जब माँ को प्यार से समझाते हुए कहा, देखो माई, तुम नानी का सहारा थी और नानी तुम्हारा सहारा थी, अब मैं तुम दोनों का सहारा हूँ। जब तक तुम दोनों हो तुम्हारा सहारा मुझे भी है, आगे भगवान का तो सहारा है। क्या उस समय भगवान ने सहारा नहीं दिया था जब मुझे जंगल में मरते को फेंक दिया गया था? उसकी नानी और माँ दोनों अवाक हो गईं। वे समझती थीं कि वंदेई को अपने जन्म की कथा नहीं मालूम। उन्होंने अड़ोस पड़ोस में सबसे कह रखा था कि कोई मेरी वंदेई को ये सब न बताए, पर ऐसा कहाँ हो सकता था। खेल खेल में जब बच्चे पिता की सौगंध खाते, बाप का माथ छू तो वंदेई भी कह देती। लड़के बच्चे ठहाका लगाते, तेरे बाप का पता ही नहीं है, किसका माथ छुएगी? वंदेई माँ और नानी से पूछती, मेरे बाप क्यों नहीं है? वे कहती, वो सबको छोड़कर चला गया। वंदेई पूछती, कहाँ चला गया? नानी कहती, पता नहीं, ऊपर वाला जाने। वंदेई जब यह सब कुछ समझने लगी तो उसने गांव के बच्चों से ही एक दिन पूछा, अच्छा तुम ही बताओ, मेरे बाप क्यों नहीं हैं? बच्चे हंस पड़े, अपनी माँ से पूछो ना। तब उसने माँ से भी पूछा था। माँ रोने लगी थी और कहा कि ऐसा फिर कभी मत पूछना। माँ को दुख ना पहुँचे इसलिए उसने ये सवाल फिर कभी घर में नहीं पूछा था, पर उसे अपने साथियों से अपने जन्म की घटना ज्ञात हो गई थी। उसकी नानी ने उसे पुचकारते हुए पास बैठा लिया और बोली, देख बेटी, हम तेरे लिए ऐसा लड़का देख रहे हैं जो हमारे साथ ही आकर रहेगा। बेटी, हमारे मन तरस रहे हैं कि हमारे घर में भी कोई औलाद हो, तुम्हारे नाना की वंश बेल आगे बढ़े। वंदेई हंस पड़ी, नानी तू अपने मन की कर ले, पर यह होने वाला नहीं। इसी आशा में तो तुमने माई को भी ब्याहा था, पर वो तुम दोनों का जेवर लेके भाग गया। माई अभी तक उसके नाम का सिंदूर लगाए बैठी है, पर वो लौटा नहीं। मेरे साथ भी यही हुआ तो? माँ ने घुड़की दी, अरे जो भी मुंह में आता है बकर बकर बोले जाती है, शुभ शुभ बोल पगली। वंदेई चुप हो गई। वंदेई ने कस्बे के कॉलेज से इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। वो मन में एक सपना पाल रही थी, डॉक्टर बनने का। माँ और नानी से उसने अपनी इच्छा बताई तो दोनों बहुत चक्की रह गईं। क्या ऐसा हो सकता है बेटी? वंदेई ने उत्तर दिया, हाँ माई, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम दोनों ही मुझे वचन दो कि मेरी शादी के लिए अब किसी बनिए के आगे गिड़गिड़ाओगी नहीं। और वंदेई का विश्वास जीत गया। वो पीएमटी परीक्षा में चुन ली गई। अपने परिश्रम से और माँ तथा नानी की शुभकामना व आशीर्वाद से उसने अपना सपना पूरा कर लिया। उसकी नानी ने उसे बिना बताए अपनी ज़मीन भी बेच दी थी। माँ बेटी दोनों रात दिन मेहनत करती थी, किसी तरह वंदेई की साध पूरी हो। वंदेई डॉक्टर बन गई। माँ नानी ने घूम घूम कर सारी मनौतियाँ पूरी की। जिस दिन डॉक्टर की पोशाक वंदेई ने पहनी, नानी ने राईलोन उतारा, माँ ने छोटी सी काली बिंदी लगाई। हाय, कौन कहेगा कि हमारी वंदेई है? काली चौरा पर कढ़ाई चढ़ाई गई कि मेरी वंदेई की रक्षा करना काली माई। वंदेई के सहपाठी डॉक्टर कहते, ये क्या 16वीं सदी का नाम रखा है वंदेई, इसका संशोधन कर दो ना, हम तुम्हें मिस वन्या या वन कन्या के नाम से पुकारना चाहते हैं। वंदेई हंस देती,
आप लोग जो भी पुकारना चाहें पुकारें, पर यह नाम मैं नहीं बदल सकती। ये नाम मुझे सदैव याद दिलाता रहेगा उस अपमान का जो मेरी जननी ने मेरा किया था, उस अत्याचार का जिसके कारण मेरी जननी को मेरा त्याग करने को विवश होना पड़ा, समाज की उस व्यवस्था का जिसने मुझको पालने वाली मेरी नानी और माँ को अपमानित किया था। मैं हमेशा याद रख सकूं कि बेटी के रूप में जन्म लेना अपराध नहीं, जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं याद रखना चाहती हूँ कि मैं असीम हूँ, मुक्त हूँ। मैं किसी कुल, वर्ग, जाति के बंधन में नहीं हूँ। मैं जंगल का फूल हूँ। मैं किसी के ड्राइंग रूम के गुलदस्ते में सजा बासी फूल न बनूँ। मेरे लिए शुभकामना करना। लंबी तनवंगी सी वंदेई की सादी वेशभूषा है। रात दिन ड्यूटी करने पर भी थकान का चेहरे पर नाम नहीं। सभी उसे पसंद करते हैं। उसके साथ ड्यूटी करने वालों को कभी बोर होने या थकने का वो मौका नहीं देती। सभी उसके सौजन्य से अभिभूत रहते हैं। आज वंदेई को डॉक्टर वन्या या डॉक्टर वनकन्या के नाम से जानने वाले बहुत हैं। लोग प्यार से उसे वनी भी कहते हैं। वो हर मरीज की एक ऐसी हमदर्द है कि सभी उसी की ड्यूटी चाहते हैं। सचमुच जंगल के फूल की तरह उसकी यश सुरभि सर्वत्र फैल रही है। पर उसकी नानी सदैव रट लगाए रहती थी, बेटी ब्याह कर लेना। एक दिन एक सुदर्शन डॉक्टर मित्र ने मुस्कुराकर वंदेई से पूछ लिया, क्या जंगल के फूल को मैं अपने कोट में लगा सकता हूँ? वंदेई ने भी सकचाते हुए मंद स्मृति के साथ जवाब दिया, हाँ, लेकिन खुली हवा में रखना होगा। वंदेई उसके सौम्य व्यवहार पर मुग्ध रहा करती थी। वंदेई ने माँ और नानी से बता दिया। डॉक्टर घर आया। दोनों ने साथ साथ नानी और माँ के पैर छुए। वो बोली, माँ, ये डॉक्टर साहब हड्डी के डॉक्टर हैं, कह रहे हैं कि आपका पैर ठीक कर देंगे। वो निहाल हो उठी। बेटी, मैं तेरी औलाद के जन्म पर नाच सकूं, केवल इतनी देर के लिए पैर चाहती हूँ। वंदेई ने माँ को अंक में भर लिया। नानी ने डॉक्टर का माथा चूमते हुए आशीर्वाद दिया और बोली, अब मैं इस बावरी को तुम्हारे भरोसे छोड़कर सुख से मर सकती हूँ बेटा। वंदेई ने नानी को अखबार में समेट लिया। नानी, मरने की बात करोगी तो अभी मैं डॉक्टर को वापस कर दूंगी। और वंदेई की हंसी के साथ 3 और खिलखिलाहटें जुड़ गईं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह की लिखी हुई एक बेहद खूबसूरत कहानी वंदेई। कल मिलेंगे फिर किसी खूबसूरत कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।